नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दक्षिण के राज्यों में एनडीए गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त उत्साह। तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिमोगा में जनसभाओं को किया संबोधित। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में डीएमके और कांग्रेस के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। डीएमके 21 तो कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राज्य में पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा मतदान। मुंबई की रैली में शक्ति पर बयान देकर विपक्षी दलों के निशाने पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने बयान की आलोचना। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का हुआ बंटवारा। भाजपा 17, जनता दल यूनाइटेड 16, लोजपा 5, हम 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। और निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों में गृह सचिव को हटाने के आदेश किए जारी। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। और आइए अब शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं। उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना की सभाओं में कहा कि दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पक्ष में जबरदस्त उत्साह है। तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिमोगा में पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित कर लोगों से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने इंडी गठबंधन पर तेलंगाना और कर्नाटक के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को आश्वस्त किया कि लोगों को धोखा देने वाले बच नहीं पाएंगे। वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक विशाल रोड शो में हिस्सा लिया।
इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करने के लिए खड़े रहे। पीएम मोदी ने भी उनका गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ दक्षिण भारत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को लेकर दोनों दलों में समझौता हुआ है। तमिलनाडु में पहले चरण में चुनाव है। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के बाद सभी दलों ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। तारीखों की घोषणा के साथ ही दलों के बीच सीटों को लेकर अंतिम समझौता होना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो चुका है। तमिलनाडु में डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस विरुधुनगर, शिवगंगा के अलावा तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, माइलादुरई, करूर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। डीएमके ने कांग्रेस को तिरुनेलवेली सहित 3 नई सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा पुदुचेरी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। 9+1, that is including Pondicherry. We have got the expected seats, and DMK has been very generous to give us the seats which we were asking for. So we are really happy about it. वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच 30 सीटों के बंटवारे के बाद बची हुई 9 सीटों के लिए डीएमके ने एमडीएमके और अन्य दलों से बातचीत की है। वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम 2-2 सीटों पर, केडीएमके, आईयूएमएल और एमडीएमके एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके and MDMK with allied parties entered into an agreement on 8th March 2024. Today, Dravida Munnetra Kalagam, Trichy constituency has been allotted to MDMK. कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे के समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान एक दूसरे को समझौते की कॉपी साझा करते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में 7 सीट आरक्षित है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए दक्षिण भारत में क्या कुछ चुनावी हलचल चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवमोगा से, और हमारे साथ एक वरिष्ठ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनंत विजय मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम धीरज के पास चलेंगे क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। धीरज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मिशन साउथ के तहत लगातार वो वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ देर पहले रोड शो भी वहाँ पर किया था, किस तरह का रिस्पांस वहाँ पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम दक्षिण भारत की बात कर लें तो बीते अगर हम 4-5 दिनों को याद अगर आप करें तो प्रधानमंत्री का जो प्रमुख फोकस है वो दक्षिण भारत का राज्य है। और अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में कुल लोकसभा की 129 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन सभी सीटों पर है। अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा सीटों की तो सबसे पहले अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र है और 28 लोकसभा क्षेत्र में 25 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में बढ़त पाई थी। बाकी के अगर हम राज्यों की बात करें तो चाहे बात तमिलनाडु की हो, चाहे बात आपका केरला की हो, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी जुगत बनानी है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति कायम करनी है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ है, तो ये निश्चित है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने जा रही है। तो जिस तरीके से तमिलनाडु को, जिस तरीके की साउथ को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को मजबूती दी है, एक बार जैसा कि लोग अभी तक कहते आए हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो अनुमान, वो आकलन लोगों का गलत निकलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीट बढ़ाने का जो तरीका है वो निकाल लिया है। ठीक है, हम
अनंत विजय जी के पास चलेंगे। अनंत विजय जी, जो भाजपा का एक टारगेट है, 400 पार का टारगेट है, उसमें जो ये साउथ के 5 राज्य हैं, इनकी 129 सीटें हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा 5 राज्य हैं, इनकी 129 सीटें हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, तो उसके पहले जो 10 दिनों का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, चंद्रशेखर जी अगर आपको याद हो, तो उस दौरान प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के राज्यों और श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर अनुष्ठान कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उस समय से देखिए, उस समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में दक्षिण भारत था, और उसके बाद वो लगातार निरंतर दक्षिण के संपर्क में रहे। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस बार दक्षिण भारत में पार्टी के जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि तमिलसलाई जो संभवतः तेलंगाना की राज्यपाल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो शायद कन्याकुमारी या किसी और स्थान से बीजेपी की लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो इन चीजों को ध्यान से देखने, और जो चुनावी पंडित हैं, जो आंकड़ों पर काम करते हैं, उनका मानना है कि इस बार तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ी उछाल आने वाली है। कुछ लोगों का आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 12 से लेके 20% वोट मिलेगा। अब ये सीट में कितना तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है, जो मैं उन इलाकों में मैं अभी कुछ दिनों हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उससे पहले आप ही की इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी का अच्छा खासा संगठन है, बीजेपी को वहां पर काफी सफलता भी मिलती रही है, और अभी भी बीजेपी वहां पर सफल है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्रा में गठबंधन किया है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव में अगर आप देखें तो 2019 के जो चुनाव हुए थे, वहां मैं वोट परसेंटेज की बात करता हूं, सीटें तो अपने आप तब्दील हो जाती हैं। वहां बीजेपी को 51 या 52% वोट 2019 के चुनाव में मिले थे, और कांग्रेस पार्टी को 32 या 33% थे। तो गैप जो है वो 18-19% का है। इस गैप को पाटना, और इसके अलावा वो जो 10% के करीब वोट जेडीएस को मिले थे कर्नाटक में, वो भी अब गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो 51% और 10%, तो ये लगभग 60% से ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में जेडीएस से जो गठबंधन हुआ, और उन इलाकों में जहां जेडीएस का प्रभाव है, वहां इनको बहुत फायदा होगा। और प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी जिन उम्मीदवारों के खिलाफ दिखाई दे रही थी, उनकी सीटें भी बीजेपी ने बड़ी टेक्निकली बदली है। अगर शोभा करंजले की सीट को आप देखें तो वो कर्नाटक से उठा के उनको मैंगलोर से उठा के यहाँ बैंगलोर ले आए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और जो आपने तेलंगाना, और यह तेलंगाना में बीजेपी स्वतः बहुत अच्छा करेगी, पहले भी किया था, और इस बार उनके वोट परसेंटेज और बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ है जी। जो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, देखिए भारत का मानस ऐसा होता है, जल्दी से सर हमको ब्रेक लेना है, जल्दी से खत्म कर दीजिए जी। तो फिर रुक जाते हैं वहां जाकर। तो ये चीज आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और चंद्रबाबू नायडू चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी रहे, पुराने साथी रहे, और अगर मिलकर दोनों ने काम कर लिया, और पवन कल्याण का थोड़ा साथ वोटरों के प्रति, जो उनकी वोटरों में उनके प्रति जो आकर्षण है, तो ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। ब्रेक के बाद अगर आपके पास समय होगा तो हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम बातचीत भी करेंगे, और खबरें भी आपको दिखाएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती,
मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्या कुछ दिन भर की चुनावी हलचल रही, उस पर हम अपने विशेष मेहमानों से यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने एक बयान के जरिए सेल्फ गोल कर दिया। इस बयान के बाद उनकी पार्टी और इंडी गठबंधन चारों तरफ से घिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। दरअसल ये बयान हिंदू धर्म में परिभाषित शक्ति को लेकर था। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ के अपने अभियान के दौरान सेल्फ गोल करने में माहिर राहुल गांधी के विवादित बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर माँ और बेटी शक्ति का रूप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी ने जो बयान अपनी राजनीति को साधने के लिए दिया, वही अब उनके गले की फांस बन गया है। वह सीधे सीधे सनातन को मानने वाले लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कि भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं?
हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी के सनातन पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने सीधे शक्ति वाली बात पर कुछ भी कहने से परहेज किया। निश्चित तौर से राहुल जी ने बहुत ही सोच समझ के बात कही है और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है, इंडिया गठबंधन में पूरा देश आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी। यह पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सनातन को अपमानित करने वाला कथित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी का नुकसान करा चुके हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार की रैली के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया और एक बार फिर वो सभी के निशाने पर आ गए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अनंत विजय हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, क्या कुछ कहेंगे? ये तो अभी शुरुआत हुई और शुरुआत में ही सेल्फ गोल। आपकी रिपोर्ट में एक वाक्य बड़ा बहुत ही रेखांकित करने योग्य था कि राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में माहिर हैं। तो और उन्होंने मतलब पता नहीं कहां से कौन उनको फीडबैक देता है, कौन उनके भाषण लिखता है। ये मतलब ये तो मानस को, जो हिंदू जनमानस है उसको समझने का जो एक भ्रम राहुल गांधी में दिखाई देता है, और वो आज से नहीं दिखाई देता है चंद्रशेखर जी। अगर आप राहुल गांधी की राजनीति को देखें तो ये भ्रम उनको लगातार होता रहता है। और और वो एक तरह से अगर आप देखें तो जो शक्ति की बात कर रहे हैं, कहीं मतलब ये एक मेरा थॉट है, ये मेरा एक गेस भी हो सकता है कि जब वो शक्ति को समाप्त करने की बात कह रहे हैं तो कहीं उनके दिमाग में अमेठी में उनकी पराजय तो नहीं है। अमेठी में पिछली बार जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारी माताएं एवं बहनें शक्ति हैं हमारी और उनके लिए वो जान लड़ा देंगे। अमेठी में 138 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष पद पर रहते हुए पहली बार एक शक्ति के हाथों पराजित हुआ था। आपको अगर याद है तो क्या ये 5 साल की वो टीस है जो बार बार निकलती रहती है, और एक महिला से हारने का जो टीस है, मुझे लगता है कि ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस अमेठी को से उन्होंने बहुत बड़ा अपने रागात्मक संबंध, वो कहते थे मेरा ठीक है। अनंत जी, अन्य खबरें भी हमको दिखानी है, कई सारी खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जनादेश। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने बिहार में अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 सीट पर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और 1 ही सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद तमाम सियासी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही हैं। एक तरफ दिल्ली में भाजपा फिर से सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़कर नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अन्य पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। क्या है सियासी हलचल का मिजाज, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों के बीच हलचल बढ़ गई है। कई दल बारी बारी से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने के कारण कई नेता एक दल का दामन छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। कई दल अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के सभी 7 उम्मीदवारों के साथ नजर आए। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर दिल्ली की सभी 7 सीटों को जीतने का दावा किया। सातों के सातों ये उम्मीदवार, ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। पूरे संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता की ताकत इनके साथ लगकर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संकल्प लिया, उसे हम पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की लालगंज से बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ उनके पति और पूर्व विधायक आजाद अलीमर्दन भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा भी भाजपा में शामिल हो गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्मरणीयों को जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस मोदी परिवार का हिस्सा बनी हूँ, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपना एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में देखते हैं। जिसमें G20 जो सम्मेलन हुआ, उसमें हमने पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं इस पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई हूँ और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके मैं देने की कोशिश करूंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा उज्जैन, आलोट, रतलाम, दमोह और रीवा के भी सभी स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हमारे शहीद भाई ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। पूरा चुनाव करूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से
भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। लगातार कांग्रेस एक कंफ्यूज पॉलिटिक्स करती रही। इसी सब चीज को देखने के बाद, मंथन करने के बाद मुझे लगा कि इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, इस देश के विकास के लिए, जिस प्रकार लगातार पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के नेतृत्व में उनके परिवार में शामिल हो रही है, इसलिए मैं उनके परिवार में शामिल हुआ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। कब तक फैसला आ सकता है? अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, चर्चा चल रही है। कितनी सीट को लेकर सर? 4-5 सर कब तक फैसला, क्योंकि लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द फैसला आ जाए, कब तक आएगा सर? अरे हो जाएगा ना। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बसपा ने मेरठ, बागपत, कानपुर और अकबरपुर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, कानपुर से कुलदीप भदौरिया और अकबरपुर से राजेश द्विवेदी को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। इस बीच बेंगलुरु में केपीसीसी ऑफिस के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपत को लोकसभा टिकट देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ओडिशा में बीजू जनता दल के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णचंद्र राउत भुवनेश्वर में भाजपा में शामिल हुए। उन्हें सांसद जुएल ओराम ने भाजपा में शामिल कराया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने बृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। ईसीआई ने जीएडी मिजोरम के सचिव और हिमाचल प्रदेश के सचिव को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।